स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के नए साम्राज्य और राज्य भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता के रूप में दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भूमि को इन्हें दान दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर, जिसे हम टैक्स कहते हैं, वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी करते थे। इससे युद्ध के लिए वे हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। बच्चों, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की भी चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम भी करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का अधिकार था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। बच्चों, उस जमाने में आम लोग यानी साधारण जनता, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक अच्छी बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। बच्चों, चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को पहले आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बच्चों, अब हम
इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही या गलत बताओ। पहला, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। इसका उत्तर गलत है। दूसरा है, आर्यभट्ट के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। इसका भी उत्तर गलत है। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। इसका उत्तर सही है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। इसका उत्तर सही है, गलत है, सॉरी। अगला है, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। इसका उत्तर गलत है। अगला है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। इसका उत्तर है, बाणभट्ट, स्वयंतसांग और रवि कीर्ति। ऐसे 3 लेखकों के नाम हैं जिन्हें हर्षवर्धन के विषय में लिखा है। अगला है, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। उत्तर, निम्नलिखित बदलाव आए। पहला है, राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। दूसरा है, वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। अगला है, इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें भूमि दान दिया जाता था। वे दी गई भूमि से कर वसूल करते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। अगला है, ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगला प्रश्न है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं। इसका उत्तर है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। दूसरा है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अगला है, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाय यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रमुख कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। इसका उत्तर है, अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा। पहला है, वह शाही वेशभूषा में
मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। दूसरा है वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। अगला है वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्धों को उसे जीतना पड़ेगा। अगला प्रश्न है क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। इसका उत्तर है आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। अगला प्रश्न है अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उनमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। इसका उत्तर है अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊंगा तो मैं उसमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। मैं अपने परदादा से शुरू करूंगा, उसके बाद उनके बच्चे यानी कि अपने दादा और उनके भाई, अपने दादा के पुत्र यानी अपने पिता और भाई, फिर मैं स्वयं अपने भाई को शामिल करूंगा। यह सबसे पहले परदादा, फिर उसके बाद दादा और उनके भाई, फिर उसके बाद पिता और उनके भाई, और फिर उसके बाद मैं स्वयं और मेरे भाई। अगला प्रश्न है आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? इसका उत्तर है युद्ध हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटना होती है। युद्ध सामान्यतः 2 देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूहों के बीच लड़ा जाता है, जबकि सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे के मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। वे युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता। वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं। विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लगता है। धन्यवाद।